पड़ोसी गली। लिन युआन ने वेस्ट स्ट्रीट की ओर इशारा किया। क्या उसका राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस उसी गली में स्थित नहीं था? बहन गुइजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हमने मूल रूप से वहां जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, इसलिए हमने ईस्ट स्ट्रीट पर एक स्थान ढूंढा। हालांकि उस सड़क पर चुनफेंग बिल्डिंग है, हमारी दुकान दूसरी तरफ है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने सिर हिलाया। वास्तव में सिस्टर गुइजी दो आसन दुकानों की तलाश में थी, और ऐसी संपत्तियां वास्तव में मिलना मुश्किल था। क्या जब वह वेस्ट स्ट्रीट पर दुकान ढूंढ रही थी तो मेंग लियांगडोंग द्वारा बेचने का निर्णय लेने से पहले उसने भी काफ़ी समय तक इंतजार नहीं किया था? वास्तव में लिन युआन को भी शुरू में ईस्ट स्ट्रीट पसंद थी, लेकिन ये देखते हुए कि घर पर अभी भी उसकी दो छोटी बहनें थीं, वहाँ असुविधा थी, इसलिए उसने अपना ध्यान वेस्ट स्ट्रीट पर केंद्रित कर लिया। ईमानदारी से कहूँ तो ईस्ट स्ट्रीट पर व्यापार करना वेस्ट स्ट्रीट की तुलना में थोड़ा आसान था, और चूंकि दंपति एक दूसरे के करीब रहते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि आपने पहले ही दुकानों पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं, तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से सौदा पक्का कर लें। वास्तव में दो जुड़ी हुई दुकानें ढूंढना आसान नहीं है। गुइजी मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, हमने पहले ही जमा राशि जमा कर दी है। दोनों दुकानों का एक ही मालिक है जो बेचने से पहले मौजूदा माल को खाली करने की योजना बना रहा है। इसलिए मेरे पास चांदी तैयार करने के लिए एक और महीना है। लिन युआन को भौचक्का देखकर गुइजी ने उसकी चिंता को भांप लिया और आश्वस्त किया। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई एरशुवान उस दुकान के मालिक के लिए अलमारियां बनाता था, वे एक दूसरे से काफ़ी परिचित हैं, वह हमें धोखा नहीं देगा। इसके अलावा जब हमने जमा राशि का भुगतान किया तो हमने एक लिखित समझौता भी किया। अगर वह अपनी बात से मुकर भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी बात है। लिन युआन को अंततः राहत महसूस हुई और उसने मजाक में कहा, मैडम बॉस, जब आप दुकानें संभालेंगी तो क्या आप कुछ सहायकों को नहीं रखेंगी? कैसी मैडम बॉस हैं जो खुद ही काम करती हैं? गुइजी उसकी बातों से खुश हुई और उसे चंचल नज़रों से देखा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं रह सकी। कौन कहता है कि मैडम बॉस काम नहीं कर सकती? आपने दो दुकानें खोली हैं, क्या आप उनका प्रबंधन नहीं करते हैं? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। लेकिन किसी को भी काम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुइजी ने कहा। जैसे ही उसने तिल के केक को पकाना समाप्त किया, अपने हाथ पोंछे और लिन युआन के बगल में बैठ गई, बस ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। उन दो दुकानों के पीछे एक छोटा सा आंगन है। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं है, इसमें दो कमरे हैं। जब समय आएगा मैं तुम्हारी आंटी और जियाओ हे को भी ले आऊँगा। यदि बच्चे अकादमी में पढ़ सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन यदि वे वहाँ प्रवेश नहीं पा सकते तो वे पड़ोस के छोटे स्कूल से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारी चाची और मैं दुकान के काम में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, हमें अतिरिक्त मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तव में एक अच्छा विचार था। दुकान चलाना सड़क पर दुकान चलाने जैसा नहीं है, इसमें अधिक समय लगेगा। पति पत्नी दोनों के शहर में व्यस्त रहने के कारण घर की उपेक्षा होना स्वाभाविक है। चिंता करने और इधर उधर आने जाने के बजाय परिवार के बुजुर्गों और बच्चों को साथ ले जाना बेहतर होगा। इसके अलावा उसने पिछले कुछ दिनों में ये भी पता किया था कि शहर में सबसे अच्छी अकादमी के अलावा एक छोटा सा स्कूल भी है जहां साधारण परिवारों के कई बच्चे पढ़ते हैं। लिन युआन ने मूल रूप से लिन वेई और जियो लिनशुंग को उस छोटे स्कूल में भेजने की योजना बनाई थी। इसलिए राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस के शुरू होने के बाद उन्होंने ये भी सोचा कि क्या पूरे परिवार को शहर में लाया जाए या सिर्फ दो छोटी बहनों को ही आने जाने दिया जाए। अपनी छोटी बहन, जो अभी भी तिल के केक खाने में अपना सिर गड़ाए हुए थी, को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाते हुए लिन युआन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। थोड़ी देर बैठने के बाद ग्राहक धीरे धीरे सिस्टर गुइजी के स्टॉल पर आने लगे। लिन युआन ने समय देखा और पाया कि घर जाने का समय हो गया था। ओल्ड आयरन हेड ने जोर देकर कहा कि लिन जियाक्सिन उसके साथ रुकें और अच्छा पे लें, लेकिन इस समय लिन जियाक्सिन अभी भी औषधीय सूप ले रहा था और शराब को छू नहीं सकता था। इसलिए वे इस बात पर सहमत हो गए कि जब उसका पैर पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब वे साथ में शराब पिएंगे और फिर रिश्ता खत्म कर देंगे। लिन जियाक्सिन को इत्मीनान से राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस की ओर धकेलते हुए रास्ते में लिन जियाक्सिन ने लेडी लियू और लड़कियों के लिए कुछ छोटे गहने भी उठाए। जैसे ही वे राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, लिन युआन ने देखा कि ज़ियुआन जल्दी से सड़क के उस पार कपड़े की दुकान से बाहर आ रहा है। मौसानियांग कुछ चिल्लाते हुए उसका पीछा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये देखकर कि वह पहले ही बहुत दूर जा चुका है, उसने हताश होकर अपना पैर पटका और अपने होंठ काटते हुए दुकान में वापस चली गई। चिंतित होकर लिन युआन ने लियूजी से कहा कि वह लिन जियाक्सिन को थोड़ी देर आराम करने के लिए सामने वाले हॉल में वापस धकेल दे, जबकि वह खुद कपड़े की दुकान की जांच करने चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, लिन युआन ने मौसानियांग को लाल आंखों से गुस्से में कपड़े के कई बोल्ट अलमारियों पर फेंकते हुए देखा। उसकी नज़र काउंटर पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी 10 टैल चांदी की सिल्लियों पर पड़ी।
लिन युआन ने अपने होंठ काटे और धीरे से पुकारा, बहन मो, क्या आप ठीक हैं? तभी मो सानियांग को एहसास हुआ कि कोई दुकान में घुस आया है। उसने अनजाने में अपनी आंखें पोंछ लीं और जब उसने ऊपर देखा और देखा कि यह लिन युआन था, तो वह थोड़ा रुकी, फिर एक कड़वी हंसी निकाली, क्या तुमने सब कुछ देखा? मैंने देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सबके बीच क्या हुआ। लिन युआन ने सिर हिलाया और चुपचाप कपड़े को अलमारियों पर रखने में उसकी मदद की। काउंटर पर जो कपड़ा पड़ा था वह वही था जिसे लिन युआन ने जाने से पहले वहां छोड़ा था, जिसका मतलब था कि इस पूरे समय के दौरान वहां कोई अन्य ग्राहक नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता था कि दुकान खराब चल रही थी। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि यह अधिक संभावना थी कि मो सानियांग ने ग्राहकों को वापस भेजने का आदेश जारी किया था और अस्थायी रूप से व्यापार बंद कर दिया था। कौन जानता है कि उन दोनों ने क्या कहा, लेकिन जी जियुआन इतनी जल्दी में क्यों चला गया? और मो सानियांग क्यों रो रहे थे और गुस्से में थे? कपड़ा हटाने के बाद मो सानियांग कुर्सी पर ऐसे गिर पड़ी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू सूख गए थे और केवल एक चुभन भरा सूखापन रह गया था। उसने अपनी नाक के पुल को 2 उंगलियों से दबाया, फिर एक आह भरी, खुद पर कुछ हद तक हंसी। बहन, क्या तुम जानती हो, हमारी पिछली मुलाकात को 2 महीने से अधिक समय हो गया है। मैंने सोचा था कि आज जब वह आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह अंदर आएगा वह मुझ पर उसकी मां की चांदी की ठगी करने का आरोप लगाएगा। लिन युआन ने वास्तव में यह बात उसके जाते समय सुनी थी और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इससे मो सानियांग को गुस्सा आ गया था। यदि चांदी की कोई ठगी हुई थी तो वह मो सानियांग नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था, बल्कि वह थी। बहन मो, मुझे माफ करना, वो मैं था। मो सानियांग ने लिन युआन का हाथ पकड़ लिया और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वह बूढ़ी औरत काफी समय से मेरी दुकान से बिना पैसे दिए सामान ले जा रही है, जिसकी कीमत 10 तैल चांदी से भी ज्यादा है। भले ही आपने उससे इसके लिए नहीं कहा हो, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वह अपनी होने वाली बहू के साथ डींगे मारते हुए यहाँ आई थी, मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब है कि मैं उसे बिना भुगतान किए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता नहीं, कल मेरी योजना ये थी कि जो भी वे चुनेंगे उसके लिए उनसे दोगुनी कीमत वसूलूंगा। उसने मुझे जो कष्ट दिया है उसके बाद मैं उसे सबक सिखाने जा रहा था। लिन युआन ने मो सानियांग के आक्रोशपूर्ण तरीके को देखा और अपने होंठों को चुपके से सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, यदि वह कल नहीं आई होती तो वह बूढ़ी औरत संभवतः मो सानियांग से कपड़े के कई मूल्यवान टुकड़े फिर से ठग लेती। ऐसा नहीं था कि उसे मो सानियांग के स्वभाव पर भरोसा नहीं था, लेकिन कल भी उसके मन में जी जियुआन के बारे में भ्रम था, इसलिए वह उसकी मां पर बहुत कठोर नहीं हो सकती थी। लेकिन आज कुछ अलग था, ऐसा लग रहा था कि जी जियुआन ने सचमुच उसे निराश कर दिया था। हालांकि यह सोचते हुए लिन युआन ने फिर भी पूर्ण सहयोग में सिर हिलाया और मो सानियांग को उचित सम्मान दिया। तो तुमने उसे चांदी लौटा दी? लिन युआन ने यह प्रश्न पूरी तरह जानते हुए पूछा। 10 टैल चांदी की सिल्लियां स्पष्ट रूप से काउंटर पर पड़ी थीं। जैसी कि उम्मीद थी, मो सानियांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं उस पर इतना गुस्सा था कि मैंने चांदी सीधे उसकी छाती में फेंक दी। बहन, उसके विद्वान रूप से मूर्ख मत बनो। उसकी मां मुझे दुकान चलाने के लिए नीची नज़रों से देखती है, लेकिन जब उनका परिवार बहुत संघर्ष कर रहा था, तब अगर मैं अपनी कमाई से उसे गुप्त रूप से मदद न करता तो शायद वह कभी भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पढ़ पाता। मो सानियांग ने उपहास करते हुए कहा, उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। क्या उसकी मां को व्यापार से नफरत नहीं है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि मैं उसके बेटे के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? अंत में क्या हुआ? क्या उसे अपने बेटे के लिए बहू के रूप में ईंट बना नहीं मिला? लिन युआन लगभग जोर से हंस पड़ा। ईंट भट्ठा, ये वास्तव में एक उपयुक्त वर्णन था, क्योंकि मां शियाओकियान का परिवार लाल ईंटें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वे मो सानियांग से अधिक धनी थे। बहन, अब और गुस्सा मत करो। लिन युआन खड़ा हुआ और मो सानियांग के लिए एक कप गर्म चाय डाली ताकि उसका गला ठीक हो सके, जो थोड़ा कर्कश था, शायद इसलिए क्योंकि उनके बीच अभी अभी बहस हुई थी। पानी का एक घूंट लेने के बाद मो सानियांग को जी जियुआन के शब्द याद आए और उसने लिन युआन की ओर गौर से देखा और पूछा, बहन, क्या आप जानती हैं कि उन्होंने अभी मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह मां शियाओकियान से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मां ने ही उन्हें इसके लिए मजबूर किया था। वह पहले ही आकर मुझे बताने की योजना बना रहा था, लेकिन वह यमन में अपने आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त था और भाग नहीं सकता था, जिसके कारण वे दोनों उससे पहले दुकान पर पहुंच गए। बहन, क्या आपको लगता है कि उसने जो कहा वह सच है? क्या यमन सचमुच इतना व्यस्त है? वह काफी समय से मुझसे मिलने नहीं आए हैं, इसलिए शायद वह बहुत व्यस्त होंगे। लिन युआन ने अपना माथा पकड़ लिया। प्यार वास्तव में एक महिला को मूर्ख बना देता है। ली चांग, वह मास्टर मजिस्ट्रेट, अपना दिन वेश्यालय में बिताता है और फिर भी यमन को सरकारी काम में व्यस्त रहना पड़ता है। जी जियुआन निश्चित रूप से बहाने बनाना जानता है। और यह मूर्ख महिला वास्तव में उस पर विश्वास करने लगी।
लिन युआन ने जवाब देने के बजाय एक सवाल के साथ जवाब दिया, क्या उसने ये भी कहा कि एक बार जब वह माँ शियाओ कियान से शादी कर लेगा तो वह अपनी माँ को आपको भी अंदर आने के लिए मना लेगा? मो सानियांग, जो पानी पीने वाली थी, ने अविश्वास से लिन युआन की ओर देखा। अगर उसने लिन युआन को अपने पिता को खुद बाहर धकेलते हुए नहीं देखा होता तो उसने लगभग यही सोचा होता कि लड़की ने उनकी बातचीत सुन ली है। मो सानियांग की अभिव्यक्ति देखकर लिन युआन को पता चला कि उसने सही अनुमान लगाया था। एक पूर्ण बदमाश, सचमुच एक सच्चा बदमाश। एक लड़की की जवानी के कई साल बर्बाद करने से संतुष्ट न होकर अब जबकि उसकी एक पत्नी है, वह अभी भी अपनी पत्नी और रखेलों के साथ भविष्य के सपने देखता है। बहन मो, आप सहमत नहीं थी, है ना? लिन युआन इतनी चिंतित थी कि वह खड़ी हो गई। अगर मो सानियांग वास्तव में सहमत थे तो वह मदद करने के उनके ईमानदार प्रयास के लायक नहीं होगी। ये जानते हुए कि वह एक बार धोखा खा चुकी है फिर भी दूसरी बार इंतजार करने को तैयार है, ऐसी मूर्ख महिला किनारे पर नहीं चढ़ेगी चाहे लिन युआन उसे कितना भी ऊपर खींचने की कोशिश करे। उसकी उत्तेजित अवस्था को देखकर मो सानियांग अपनी हंसी रोक नहीं सका और जल्दी से उसे कुर्सी पर वापस खींच लिया और हंसते हुए बोला, तुम मूर्ख लड़की हो, तुम मुझसे ज्यादा चिंतित क्यों हो? चिंता मत करो, भले ही मैं, मो सानियांग, विनम्र हूं, मैं कभी किसी की उपपत्नी बनने के लिए सहमत नहीं होंगी। यद्यपि मो सानियांग यह नहीं कह सकती थी कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, लेकिन उसे बचपन से ही अपने माता पिता के हाथों में लाड़ प्यार मिला और उसका पालन पोषण हुआ, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सबसे छोटी बेटी थी। यदि वह इतनी भ्रमित भी हो कि उपपत्नी बनना चाहे तो भी उसके माता पिता और बड़ी बहन कभी सहमत नहीं होंगे। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेंगे। मैं, मो सानियांग, ने कभी भी उसके साथ गलत नहीं किया, और जब उसकी माँ मेरे साथ इतनी मुश्किल से पेश आती थी तब भी मैंने कभी उसके सामने गुस्से वाला चेहरा नहीं दिखाया। ये जानते हुए भी कि उसकी एक पत्नी है, मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं हमेशा के लिए उससे चिपकी रहूंगी, उस पर एकाधिकार कर लूंगी। आज आखिरी बार उन्हें देख पाने से मैं संतुष्ट हूँ। एक दूसरे के लिए एक खूबसूरत याद छोड़ना, क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेशर्म होगा। मैं बस। बहन, मुझे बताओ, क्या मेरी वर्षों की भावनाएं सचमुच गलत थीं? बेशक वे थे। लिन युआन वास्तव में सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन मो सानियांग की पीड़ा और संघर्षपूर्ण उपस्थिति को देखकर उसने धीरे और कूटनीतिक रूप से कहा, बहन, ये बेहतर है कि आप जाने दें। ऐसे आदमी के लिए दिल टूटना सचमुच उचित नहीं है। लेकिन जब जी जियुआन चला गया तो लिन युआन को उसका पीछा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? मुझे भी पता है कि यह इसके लायक नहीं है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वह मुझे अब और परेशान न करे। मो सानियांग ने दुकान में इधर उधर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैं उसे रजत पदक वापस देने और उससे सभी संबंध तोड़ने की योजना बना रहा था। उसकी हिम्मत, चांदी को काउंटर पर फेंकना, मेरी ओर दूसरी नज़र भी न डालना, और फिर साहपूर्वक वादा करना कि वह मुझे निश्चित रूप से अपने घर में प्रवेश करने देगा। वह खुद को कितना नीच समझता है, जबकि मैं उसकी रखेल बनने के लिए इतनी उत्सुक हूँ। लिन युआन को आखिरकार समझ में आ गया कि मो सानियांग उससे इतना निराश क्यों था। ये पता चला कि यह साथी अभी भी एक सुंदर सपने में फंसकर इच्छाधारी सोच में लिप्त था। हालांकि मो सानियांग के दृढ़ रवैये को देखकर लिन युआन को भी राहत मिली। जब तक मो सानियांग नर्म नहीं पड़ते, उन्हें उस आदमी की दृढ़ता से डरने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी माँ और पत्नी ही थीं जिनके साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। ये बेहतर होगा कि वे फिर से परेशानी ढूंढने न आएं। मो सानियांग के साथ कुछ देर तक बात करने के बाद लिन युआन को जियो लिनशुंग ने घर जाने के लिए कहा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि लगभग दोपहर हो चुकी है और उन्हें अभी भी लेडी लियू के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए वापस जाना है। मो सानियांग का अभिवादन करने के बाद उसने लियू जी से लेडी फैन और लियू लिमिन के लिए खरीदा गया पुष्प वस्त्र लाने को कहा और फिर परिवार जल्दी से लिन परिवार की घाटी में वापस चला गया। आज की उनकी यात्रा सचमुच बहुत फलदायी रही। लियू जी को जो नवीनीकरण कर्मचारी मिले वे बहुत विश्वसनीय थे और उन्होंने दुकान का नवीनीकरण कार्य 5 दिनों के भीतर पूरा करने का वादा किया। लिन युआन ने मूल रूप से मरम्मत की देखरेख लियू जी को सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन जिन यूयू से किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए उसने फैसला किया कि स्टोव में स्वयं उपस्थित रहना बेहतर होगा। घर पर जियाओ शितोह ब्रश पकड़े हुए जियाओ लिनशुन के लिए खरीदी गई कार्यपुस्तिका के अक्षरों का अभ्यास कर रही थी। आंटी पढ़ नहीं सकती थीं, लेकिन अपने पोते का गंभीर और सावधान व्यवहार देखकर उन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई। लेडी लियू लिनवेई और शियाओहे के साथ कढ़ाई कर रही थीं। यह जियाओहे का पहली बार सिलाई में हाथ आजमाने का मौका था और स्वाभाविक रूप से उसके प्रयासों का उत्पाद प्रस्तुत करने योग्य नहीं था। हालांकि लिनवेई तेजी से प्रगति कर रहा था। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अब वह स्वयं ही एक साधारण सा छोटा सा पैकेट कढ़ाई कर सकती थी, और पैटर्न पहले की तरह नीरस नहीं थे। उन्होंने लेडी लियू से अपने लिए स्वयं धागे चुनना सीखा था, जिसके परिणामस्वरूप समान रूप से परिवर्तित, चिकनी और जीवंत रेखाएं बनी।
लिन युआन ने शहर से खरीदे गए मीठे केक निकाले और उन्हें बच्चों को दे दिया। फिर अपनी चाची को जिन यूयू की व्हीलचेयर खरीदने की योजना के बारे में बताया और उनसे कहा कि जब वह घर वापस जाएं तो ये संदेश लिन एरशुवान को दे दें। हाल के दिनों में लिन एरशुवान ने शहर में अपने व्यवसाय को अलग रखकर घर पर व्हीलचेयर और रॉकिंग कुर्सियों की विभिन्न शैलियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने पहले ही काफ़ी कुछ तैयार उत्पाद बना लिए थे। यदि जिन यूयू की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती तो लिन एरशुवान निश्चित रूप से घर पर बनाई गई व्हीलचेयर में से एक को बेच सकता था। लिन युआन से ऐसी अच्छी खबर सुनकर आंटी का चेहरा खुशी से और भी अधिक जुरीदार हो गया और उसने जल्दी से दोनों बच्चों को घर जाकर अपने बेटे को ये बात बताने के लिए बुलाया। दरअसल 15 मिनट से भी कम समय में लिन एरशुवान दरवाजे से घुस आया और चिल्लाया, युवान 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 युवान, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या वास्तव में कोई है जो व्हीलचेयर खरीदना चाहता है? लिन युआन ने लिन एरशुवान को अपना चेहरा साफ करने के लिए एक वॉश बेसिन दिया था और गंदा पानी बाहर फेंकने ही वाली थी कि वह लगभग उससे गिर गई। अपने हाथ में बेसिन को स्थिर करते हुए लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उसे डांटा, भाई एरशुवान, क्या तुम्हें मेरी बात पर संदेह है? फिर घर में जाओ और मेरे पिता से पूछो। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए, है ना? दूसरे अंकल लिन को उसकी बातों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और शर्म से हंस पड़े। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। मैं कैसे सोच सकता था कि शहर जाते ही आपको काम मिल जाएगा, हे। लिन युआन भी उसकी प्रतिक्रिया से चकित था और घर के अंदर लिन जियाक्सिन ने उसकी बातें सुनकर दिल खोलकर हंसा और उस पर हाथ लहराया। लिन युआन ने जल्दी से पानी बाहर फेंक दिया, बेसिन को दूर रख दिया और लिन एरशुवान के पीछे अंदर चला गया। यद्यपि व्यापार में तेजी आई थी, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। दूसरे अंकल, ये देखिए, ये वो नए डिज़ाइन हैं जिन पर मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ। अपनी बात पर खरे उतरते हुए लिन एरशुवान पूरी तैयारी के साथ आया और व्हीलचेयर के वे सभी चित्र भी साथ लाया जो उसने घर पर बनाए थे। लिन जियाक्सिन ने उन्हें लिया और अपनी बेटी के साथ उन्हें देखना शुरू कर दिया और लिन एरशुवान को एक नई रोशनी में देखने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें 1 दर्जन से अधिक पृष्ठों के चित्र थे, प्रत्येक पृष्ठ पर एक अलग डिज़ाइन था और प्रत्येक डिज़ाइन को 4 अलग अलग कोनों से दर्शाया गया था, सामने, पीछे, बाएं और दाएं, साथ ही विशिष्ट विशेषताओं के विशेष क्लोजअप आरेख भी थे। भाई एरशुवान, इतने गंभीर समर्पण के साथ आपके लिए अमीर न बनना असंभव है। लिन युआन ने अपने दिल की गहराई से यह कहा। यद्यपि उसने लिन एरशुवान और उसकी पत्नी को पैसा कमाने का तरीका बताया था, लेकिन सफल होने के लिए उन्हें प्रेरित और चतुर होने की आवश्यकता थी, अन्यथा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्टतः दंपति ने उसे निराश नहीं किया। एक चतुर और मेहनती था, दूसरा गंभीर और सतर्क था। अच्छे दिन आने वाले थे। लिन युआन की प्रशंसा सुनकर लिन एरशुवान शर्मा गया और शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। जैसा कि कहा जाता है, आम आदमी उत्साह देखता है जबकि पेशेवर लोग विवरण देखते हैं। लिन जियाक्सिन ने लिन युआन से अधिक गहराई से समझा। उन्होंने प्रत्येक ब्लूप्रिंट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और फिर कुछ क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए अपने सुझाव दिए। लिन एरशुवान ने ध्यानपूर्वक सुना और नोट्स लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह घर पहुंचने पर उनका गहन अध्ययन करने के लिए उत्सुक था। जब दोनों चर्चा कर रहे थे, लिन युआन नूडल्स बनाने के लिए रसोई में चली गई और उसने सॉस भी तैयार कर लिया। बहुत समय हो गया था जब उसने सॉस के साथ नूडल्स खाए थे, जिसके लिए जियो लिनशुन को बहुत लालसा थी और कई दिनों से वह परेशान थी। इसलिए आज लिन युआन ने विशेष रूप से बहुत सारे कीमा बनाया हुआ मांस के साथ एक तली हुई चटनी बनाई। लेडी लियू के बारे में सोचते हुए, जो गर्भवती थी, अधिक सब्जियां खाना उसके और छोटे भाई के लिए अच्छा होगा, इसलिए लिन युआन ने टोफू और हरी सब्जी की चटनी भी बनाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अचार में रखे मूंग के अंकुरित दानों को उबालकर उन्हें साइड डिश के रूप में इस्तेमाल किया। मूंग की फलियों के अंकुरों को अचार बनाने के लिए ये छोटा लकड़ी का बक्सा लिन चांगकिंग की मदद से उसके लिए बनाया गया था। उसने लिन जियाक्सिन से इसे बनाने के लिए कहने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि लिन चांगकिंग भी काफ़ी समय से लिन जियाक्सिन से सीख रहा था, इसलिए उसके लिए खुद कुछ बनाने का अभ्यास करने का समय आ गया था। इस प्रकार लिन युआन उसकी ओर मुड़ा। सौभाग्य से लिन चांगकिंग चतुर और कुशल था। लिन युआन के लिए एक बड़ा लकड़ी का बक्सा बनाने में उसे केवल 2 दिन लगे। बक्से के निचले भाग में नियमित अंतराल पर लंबे लंबे छेद थे, जो मूंग की दाल को गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त बड़े थे, लेकिन फिर भी जड़ों और अंकुरों को छेदों से निकलने की अनुमति देते थे। इस बॉक्स के साथ यह एक बड़े बेसिन में मूंग की दाल अंकुरित करने की तुलना में अधिक व्यावहारिक था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, वह बस नूडल्स पकाने से पहले लिन जियाक्सिन और लिन एरशुवान की चर्चा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी। लिन युआन ने अपने हाथ पोंछे और कमरे में वापस आ गई, जहां दोनों पहले से ही आखिरी व्हीलचेयर पर चर्चा कर रहे थे। चुपचाप सुनने के बाद लिन युआन ने जिन यूयू के शब्दों को लिन एरशुवान के सामने दोहराया। आखिरकार यह उनका पहला व्यवसाय था और यह जिन परिवार के निवास जैसा था। लिन एरशुवान कुछ चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका।
लिन युआन ने ये देखा और मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, भाई इरशुआन, ज़्यादा दबाव महसूस मत करो। यद्यपि जिन परिवार बहुत अमीर है, मिस जिन के साथ घुलना मिलना आसान है। चूंकि वह आपकी शिल्पकला की सराहना करती है, तो बस इसमें कूद पड़िए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए। यदि वह किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, तो हम उसे हमेशा संशोधित कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम उसका व्यवसाय सुरक्षित कर सकें, लेकिन यदि यह काम नहीं भी करता है, तो भी हम अन्य व्यावसायिक अवसर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इस समय पूरे जुमा टाउन में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो व्हीलचेयर बनाते हैं। हमें ग्राहकों को खोने का डर नहीं है ना? ये सोचकर लिन इरशुआन को राहत महसूस हुई। ठीक है, कल मैं ये ब्लूप्रिंट्स लेकर तुम्हारी भाभी के साथ शहर में तुम्हारी दुकान पर जाकर उनका इंतज़ार करूंगा। आपने जो कहा है उससे तो यही लगता है कि वह निश्चित रूप से यही चाहती है। मुझे लगता है कि वह अगले कुछ दिनों में दुकान पर आपको ढूंढने के लिए किसी को भेजेगी। लिन युआन ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और फिर कहा, भाई इरशुआन, आपको कल भी मेरी गाड़ी के साथ शहर आना चाहिए। मुझे संदेह है कि वह इसे किसी बुजुर्ग, संभवतः किसी महिला के लिए तैयार कर रही है। अपने साथ एक तैयार व्हीलचेयर लेकर आएं जो महिलाओं के लिए उपयुक्त हो। उसे केवल ब्लूप्रिंट दिखाना वास्तविक उत्पाद को देखने जितना प्रभावी नहीं हो सकता। और अब जब मेरी अपनी दुकान है, तो उस व्हीलचेयर को सीधे मेरे स्टोर में प्रदर्शित किया जा सकता है। हम इसे एक नमूने के रूप में लेंगे ताकि भविष्य में यदि ग्राहक आएं तो हम उन्हें सीधे नमूना दिखा सकें। यदि हम केवल ब्लूप्रिंट दिखाएंगे तो ये परेशानी का सबब बन सकता है यदि उसी ट्रेड का कोई व्यक्ति हमारा डिज़ाइन चुरा ले। लिन युआन की चिंताएं बिना कारण नहीं थीं, मुख्यतः क्योंकि लिन इरशुआन द्वारा तैयार किए गए ब्लूप्रिंट बहुत विस्तृत थे। उद्योग में कोई भी व्यक्ति उन्हें एक नज़र में समझ सकता था, उन्हें दूसरों द्वारा उनकी कड़ी मेहनत का फ़ायदा उठाने से सावधान रहना पड़ता था। लिन जियाक्सन अपनी बेटी की बातों से पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने लिन इरशुआन को बार बार समझाया कि वे ग्राहकों को दिखाए जाने वाले ब्लूप्रिंट और अपने काम में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लूप्रिंट में अंतर करें। विस्तृत ब्लूप्रिंट को हटाया नहीं जाना चाहिए। ग्राहकों के लिए केवल 4 मुख्य दृश्य सामने, पीछे, बाएं और दाएं दिखाना पर्याप्त होना चाहिए। लिन इरशुआन ने बार बार सिर हिलाया और अपने हाथ में ब्लूप्रिंट को और भी कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि कोई उसे उसी क्षण छीन लेगा। हालांकि एक और मुद्दा था जिसके बारे में लिन इरशुआन काफ़ी अनिश्चित थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भी उन्होंने पूछा, ये व्हीलचेयर, हमें इसकी उचित कीमत कैसे तय करनी चाहिए? मैंने यह वस्तु पहले कभी नहीं देखी है और मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या पूछूं। लिन युआन ने अपने होंठ भींच लिए। लिन इरशुआन वास्तव में अपने भले के लिए बहुत ईमानदार था, यहाँ तक कि कीमत बताने में भी शर्मा रहा था। लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि व्हीलचेयर वास्तव में एक अनोखी वस्तु थी। यदि इसकी कीमत बहुत अधिक होती तो शायद कोई भी इसे खरीदने का साहस नहीं करता। यदि यह बहुत सस्ता हुआ तो बाजार में इसकी बाढ़ आ जाएगी और कुछ प्रतिस्पर्धी गुप्त उद्देश्यों के साथ इसे खरीद लेंगे, इसे अलग कर लेंगे और व्हीलचेयर की संरचना के बारे में जान लेंगे। लिन जियाक्सन ने एक पल सोचा और कहा, यह इतना सस्ता नहीं हो सकता। लिन युआन ने सहमति जताते हुए पूछा, भाई इरशुआन, आपकी व्हीलचेयर की कीमत लगभग कितनी है? लिन इरशुआन ने उंगली उठाई, लगभग 10 टैल से अधिक, इसीलिए मैंने शुरुआत में केवल 2 ही बनाए। 10 से अधिक टैल? लिन युआन ने सोचा और हाथ ऊपर उठाया, तो फिर आप इसे 50 टैल में बेच दें। आप मोलभाव कर सकते हैं, लेकिन 40 टैल चांदी से नीचे मत जाइए। 50 टैल? लिन इरशुआन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अविश्वास से लिन युआन की ओर देखा, ये पुष्टि करने की कोशिश करते हुए कि वह मजाक नहीं कर रही थी। वह एक बिस्तर के लिए केवल 20 टैल लेता था और वह भी बेहतरीन लकड़ी से। अब ये केवल एक व्हीलचेयर थी जिसमें केवल 2 अतिरिक्त पहिए थे और इसकी कीमत 2 बिस्तरों की संयुक्त कीमत से भी अधिक थी। क्या कोई सचमुच इसे खरीदेगा? मानो लिन इरशुआन की चिंताओं को समझते हुए लिन युआन ने एक भान उठाए और मुस्कुराया, आराम करो, खरीदार निश्चित रूप से होंगे। एक बार जब अन्य बढ़ई व्हीलचेयर बनाना शुरू कर देंगे तो हम कीमत कम कर सकते हैं, है ना? दुर्लभता ही मूल्य लाती है। आप अभी एक अद्वितीय उत्पाद पेश कर रहे हैं, तो फिर खरीदारों से डरने की क्या जरूरत है? आखिरकार यह मात्र 50 टन चांदी अमीर लोगों के लिए बाल्टी में एक बूंद के समान है। उसने कुछ मूनकेक बनाकर ही 50 से अधिक टैल चांदी अर्जित की। लिन युआन के आश्वस्त करने वाले शब्दों के बावजूद लिन इरशुआन अभी भी चिंतित महसूस कर रहा था। उसने लिन युआन के रात्रि भोजन के लिए रुकने के निमंत्रण को भी नहीं सुना और ब्लूप्रिंट को पकड़े हुए विचारों में खोया हुआ घर चला गया। लिन युआन ने उपहास किया, ये सोचते हुए कि क्या उसने सचमुच उसे डरा दिया था। उसने अपना सिर हिलाया, नूडल्स बनाने के लिए रसोई में चली गई और पूरे परिवार ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया। मूंग की दाल के अंकुर उनके लिए पहली बार व्यंजन के रूप में थे, लेकिन कोमल सफ़ेद अंकुर सभी के बीच स्पष्ट रूप से लोकप्रिय थे। लिन युआन ने मन ही मन सोचा कि फ्रोजन टोफू के साथ अंकुरित मूंग हॉटपॉट के लिए सबसे अच्छे हैं,
जब सर्दी आएगी तो वह एक छोटा सा स्टोव तैयार करेगी और उसके चारों ओर बैठकर हॉटपॉट का आनंद लेने वाले परिवार को बहुत खुशी होगी। अनजाने में लिन युआन के दिमाग में एक और लाभदायक विचार आया। जब राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस रेस्तरां शुरू हो जाएगा तो वह उसके बगल में एक और स्टोरफ्रंट लेगी और वहां हॉटपॉट रेस्तरां खोलेगी। सर्दियों में वे हॉटपॉट परोसते थे, गर्मियों में वे सीख बेचते थे और निश्चित रूप से उन्हें बहुत सफलता मिलती थी। पिछली बार भिगोए हुए मूंग के अंकुर लगभग पूरी तरह से खा लिए गए थे, इसलिए लिन युआन ने कुछ और भिगोने का सोचा। हॉटपॉट में और लजीज सजावट के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा मूंग के अंकुरित दानों को तला भी जा सकता है या अन्य व्यंजनों में साइड डिश के रूप में शामिल किया जा सकता है, जैसे उबली हुई मछली या उबले हुए सुअर के मांस के टुकड़े। उसने एक लकड़ी के बक्से में कुछ मूंग दालें छिड़क दी और उसे वहां रख दिया जहां पानी था। मूंग की दाल के अंकुर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 1 या 2 दिन में वे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पेट इतना बड़ा था, अंदर 2 छोटे मेमने थे। लिन दहन ने एक अजीब मुस्कान के साथ अपने मुंह के कोनों को खींचा और लिन युआन और दूसरों से कहा, आमतौर पर भेड़ें केवल एक मेमने को जन्म देती हैं, लेकिन आपकी भेड़ ने 2 मेमने को जन्म दिया है। उसके पेट को देखकर लगता है कि अगर ये सचमुच जुड़वां बच्चे हैं तो मुझे डर है कि वे ज्यादा बड़े नहीं होंगे और मुझे नहीं पता कि दोनों बच पाएंगे या नहीं। लिन दहन की बातें सुनकर समूह, जो अभी अभी थोड़ी खुशी महसूस कर रहा था, तुरंत फिर से चिंतित हो गया। लिन युआन ने पहले कभी भेड़ें नहीं पाली थीं, लेकिन उसने एक छोटा टैडी कुत्ता पाला था और उसे याद आया कि पहली बार जब उसके कुत्ते ने जन्म दिया था तो पिल्लों की संख्या के कारण अंत में माँ कुत्ते की ताकत खत्म हो गई थी। ये लिन युआन ही था जिसने अंदर पहुंचकर उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालने का निर्णायक कदम उठाया था, अन्यथा माँ और पिल्ले दोनों की दम घुटने से मौत हो सकती थी। शायद भेड़ को प्रसव पीड़ा में सहायता करने के लिए लिन दहन ने बहुत धीरे धीरे और कोमलता से उसके पेट को सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन लिन युआन जानता था कि इसके लिए निश्चित रूप से कौशल की आवश्यकता है। इस बात से चिंतित कि लेडी लियू बहुत देर तक खड़े रहने से थक जाएंगी, लिन युआन ने उन्हें वापस घर तक पहुंचाया। यद्यपि वह एक छोटी भेड़ थी, फिर भी लेडी लियू कुछ चिंतित थी और खिड़की से अपने पति के साथ देख रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद पानी और अधिक टूट गया। लिन दहन को पता था कि मेमना जल्द ही आने वाला है और पेट की मालिश जारी रखते हुए उसने भेड़ को प्रोत्साहित करते हुए फुसफुसाया, ठीक है, ये लगभग बाहर आ गया है, ये लगभग बाहर आ गया है, डरो मत, जोर से धक्का दो, ये सही है, बस ऐसे ही, एक बार और। आमतौर पर लिन वेई और जियो लिनशुन को ऐसा दृश्य देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था और वे दोनों भेड़ के पिछले हिस्से को चौड़ी, उत्सुक आंखों से देख रहे थे। जब मेमने का सिर बाहर निकला तो जियो लिनशुन ने उत्साह से ताली बजाई और माँ भेड़ की जयकार करते हुए कहा, यह अद्भुत है, मैं सिर देख रहा हूँ, मैं सिर देख रहा हूँ, और गर्दन बाहर आ रही है और पैर, वाह, पैर भी बाहर आ गए हैं। कितना सुंदर छोटा मेमना है। उस समय खेतों में काम करने के लिए जा रहे कई लोगों ने जियो लिनशुन की आवाज़ सुनी और यह सोचकर कि यह लेडी लियू जन्म दे रही है, वे सभी उत्सुकता से आंगन में झांकने लगे। जब उन्हें पता चला कि यह एक मेमना है तो वे हंसते हुए अपना मुंह ढककर वहां से चले गए। लिन युआन अपनी छोटी बहन की शर्म की कमी से बहुत परेशान हो गई। ऐसे बेशर्म प्राणी को कौन चाहेगा। उसे आशा थी कि कोई उसे शीघ्र ही ले जाएगा। पहला मेमना पहले ही पैदा हो चुका था और जिन बहनों ने कभी नवजात मेमने को नहीं देखा था वे सभी उत्सुकता से उसे देखने के लिए एकत्रित हो गईं। छोटा मेमना पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन सौभाग्य से दूसरे मेमने के आने में कुछ समय था जिससे माँ को उसे चाटकर साफ करने का मौका मिल गया। माँ के चाटने से लेटा हुआ मेमना धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर अपने पिछले पैरों से धक्का देकर और अपने अगले पैरों से कुछ बार प्रयास करके अंततः खड़ा हो गया। यह आश्चर्यजनक है, मेमना खड़ा हो गया, मेमना बहुत अविश्वसनीय है। जियो लिनशुन ने उत्साह से उछलते और कूदते हुए ताली बजाई। मेमने ने चतुराई से अपनी माँ का थन ढूंढ लिया और लालच से दूध पीने लगा। दरअसल भेड़ ने जन्म देने से कुछ दिन पहले ही दूध पिया था, बस पहला दूध पीले रंग का कोलोस्ट्रम था और लिन युआन को यकीन नहीं था कि यह वयस्कों के पीने के लिए अच्छा होगा या नहीं। इसलिए उसने लेडी लियू को पीने के लिए दूध नहीं निकाला, लेकिन अब जब मेमने ने कोलोस्ट्रम पी लिया था तो उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मेमने को कुछ देर तक दूध पिलाने के बाद भेड़ अचानक बेचैन और उत्तेजित हो गई। ये रहा दूसरा वाला, लिन दहान ने कहा। उसने पहले मेमने को एक ओर कर दिया और लिन वेई तथा अन्य को उस पर नजर रखने को कहा ताकि वह इधर उधर भटक कर भेड़ के प्रसव में बाधा न डाले। फिर पहली बार की तरह लिन दहान ने धीरे धीरे अपने हाथों से भेड़ के पेट को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे मेमने को बाहर आने में मदद मिली। लेकिन इस बार ये स्पष्टतः पहले जितना आसान नहीं था। आखिरकार ये भेड़ का पहला प्रसव था और पहले मेमने पर बहुत सारी ऊर्जा खर्च की गई थी। इस बार वह स्पष्ट रूप से थक गई थी। जब दूसरे मेमने का सिर बाहर आना शुरू हुआ तो वह बिना हिले वहीं अटक गया।
कोई अन्य विकल्प न होने पर लिनदहन ने, ये देखते हुए कि भेड़ पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रही थी, एक हाथ से मेमने के सिर को धीरे से पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से भेड़ के सिकुड़ते पेट की मालिश की। जब अवसर आया तो मेमने को धीरे से बाहर खींच लिया। मेमने पर कड़ी नज़र रखो, उसने कहा, पास में मौजूद कुछ बच्चों के बारे में सोचते हुए। लिनदहान नहीं चाहता था कि वे ऐसा दृश्य देखें, और उसने अपना सिर घुमाकर उन्हें मेमने की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। वास्तव में उसके बोलने का इंतजार किए बिना लिन युआन ने पहले ही लिन वेई को मेमने को एक तरफ ले जाने का बहाना बना लिया था। अजन्मे मेमने की तुलना में अपनी गीली आंखें झपकाने वाले ने स्पष्ट रूप से जियो लिनशुन का पक्ष अधिक जीता। लिनदहन की सहायता के कारण दूसरा मेमना अंततः बिना किसी खतरे के पैदा हो गया, हालांकि वह पहले मेमने जितना मजबूत नहीं था। छोटा बच्चा काफी देर तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जमीन से खड़ा नहीं हो सका। जियो लिनशुन ने संघर्षरत मेमने को अत्यधिक चिंता के साथ देखा। उसका दिल उसके गले तक आ गया क्योंकि उसने ध्यान केंद्रित किया। उत्साहपूर्वक उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, छोटे मेमने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लिन युआन, जो लिनदहन के लिए हाथ धोने हेतु पानी ला रही थी, लगभग अपना मुंह भर पानी थूकने ही वाली थी। छोटी लड़की द्वारा कहे गए उस वाक्यांश ने उसे एक फिल्म में एक देवी से सुनी गई पंक्ति की याद क्यों दिला दी। सौभाग्य से मेमना भी बहुत मजबूत था और काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह अंततः धीरे धीरे खड़ा होने में कामयाब रहा और भेड़ के नीचे से दूध पीना शुरू कर दिया। इन दिनों लिन वेई की मेहनती देखभाल के कारण भेड़ का दूध प्रचुर मात्रा में था। दोनों मेमनों के थन बुरी तरह सूजे हुए थे और दोनों मेमनों के दूध पीने के बाद भी वे लेडी लियू के लिए एक पूरा कटोरा दूध निकाल सकते थे। लिनदहन ने अपने हाथ धोने के बाद और लिन युआन द्वारा उसे धन्यवाद देने से पहले ही वह चुपचाप गायब हो गया था। उनके ईमानदार और भारी भरकम शरीर को जाते देख लिन युआन ने फिर भी जोर से पुकारा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल दहन। लिनदहन ने अपना सिर खुजलाया और पीछे मुड़कर शर्म से हंस दिया। 2 मेमनों के आने के बाद भेड़ों के बाड़े में कुछ साफ सफाई का काम शुरू हो गया। मेमनों के भोजन के समय का लाभ उठाते हुए लिन वेई और जियो लिनशुन जल्दी से उनके लिए बिस्तर के लिए कुछ सूखा पुआल लाने के लिए रसोई में चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि नम जमीन पर लेटने से उन्हें सर्दी लग जाएगी। ये पुआल बहनों ने बारिश से पहले एक छोटे से गड्ढे के पास से काटा था और इसे सूखा रखने के लिए रसोई में रख दिया था, अन्यथा उन्हें वास्तव में ये पता नहीं होता कि मेमनों के लिए सूखा पुआल बिस्तर कहाँ मिलेगा। जब उनके पेट दूध से भर गए तो मेमनों ने अपनी माँ के पास साफ पुआल के बिस्तर पर आराम से लेटकर गहरी नींद सो गए। उनके शांत और शांतिपूर्ण रूप को देखकर लिन युआन ने लेडी लियू के लिए भेड़ का दूध तुरंत निकालने का विचार त्याग दिया। भेड़ ने आज ही बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए बेहतर यही था कि उसे ठीक होने दिया जाए और कल दूध पिलाया जाए। चूंकि भेड़ों को जन्म देने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए लिन युआन ने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उसके लिए कुछ गर्म नमकीन पानी भी तैयार किया। सौभाग्य से अब बहुत अधिक ठंड नहीं थी और वे अभी भी उसके खाने के लिए कुछ ताज़ा घास ढूंढ सकते थे, इसलिए लिन वेई और जियो लिनशुन उसके लिए कुछ अपेक्षाकृत कोमल हरी घास लेने के लिए पोखर के पास गए। दोपहर की भागदौड़ भरी चिंता के बाद शुक्र है कि माँ और मेमने दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। कमरे में लेडी लियू और लिन जियाक्सिन ने जन्म की पूरी प्रक्रिया देखी थी। भेड़ को दर्द में देखकर लिन जियाक्सिन ने अनजाने में अपनी पत्नी का हाथ ढक दिया। उसे याद आया कि जब वह बच्चे को जन्म दे रही थी तो वह कितना भयभीत था। रात्रि भोजन के दौरान बातचीत का केंद्र स्वाभाविक रूप से नवजात मेमनों पर था और जियाओ लिनशुन रोमांचित होकर उन्हें देखने के लिए 7 या 8 बार दौड़ चुका था। लिनवेई अब अधिक शांत थी। उसने अपने कटोरे से चावल का एक कौर निकालते हुए पूछा, बहन, क्या भेड़ को सिर्फ घास खिलाना पर्याप्त है? मैंने अपनी आंटी से सुना था कि महिलाओं को बच्चे को जन्म देने के बाद अधिक अंडे खाने चाहिए और खूब सारा ब्राउन शुगर वाला पानी पीना चाहिए। क्या हमें उसके लिए कुछ पौष्टिक भोजन भी शामिल करना चाहिए? लिन युआन के गले में चावल का एक कौर फंस गया था जो लगभग बाहर निकल रहा था। क्या उसकी छोटी बहन वास्तव में लिटिल लैम्प को स्वस्थ मानकर उसे अंडे और ब्राउन शुगर खिलाने पर विचार कर रही थी? लेडी लियू ने भी खुशी से अपना सिर हिलाया और अपनी मूर्ख बेटी को घूरने लगी। अहम, यानी मैंने सुना है कि कुछ फल खाना बेहतर हो सकता है। लिन युआन ने सच्चाई की परवाह किए बिना कहा, मैं जल्द ही किसी दिन टोफू निर्माता के घर जाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या उन 2 पेड़ों पर अभी भी कोई सेब हैं या नहीं। अगर वहाँ हैं तो मैं लिटिल लैम्प के लिए कुछ चुनूंगी, ये देखने के लिए कि क्या वह उन्हें खाएगी। लिन वेई और जियो लिनशुन ने उसकी बातों को दिल से लगा लिया और बार बार सबसे बड़ी बहन को सेब वापस लाने के लिए याद दिलाया। लिन युआन ने मौखिक रूप से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने बुदबुदाया कि शुरू में बहुत सारे सेब नहीं थे और इस समय वे निश्चित रूप से चले गए होंगे। वह बाद में उन्हें आसानी से बता सकती थी कि मजदूरों ने उन सभी को चुन लिया था। हालांकि इससे पहले कि लिन युआन को टोफू निर्माता के स्थान पर सेब लेने का मौका मिलता, जब वह अगले दिन उठी और दरवाजा खोला तो उसने अप्रत्याशित रूप से मुख्य कमरे की दहलीज पर सेब की एक टोकरी पाई।
और ये कोई साधारण सेब नहीं थे, सभी सेब चमकीले लाल और चमकदार थे, उन पर एक भी दाग या काला धब्बा नहीं था। लिन युआन चौंक गया और घबराकर पीछे हट गया। सेबों का आगमन इतना अचानक हुआ था और चून के पीछे कोई नोट या संदेश नहीं छोड़ा गया था, इसलिए कौन जानता था कि उन्हें कौन लाया था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सेब पहुंचाने वाला व्यक्ति उन्हें उसके परिवार के मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार पर रखने के बजाय उसके मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार पर रखने में सक्षम था। लिन युआन मुख्य द्वार पर पहुंची और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया तथा पुष्टि की कि यह ठीक वैसा ही है जैसा उसने पिछली रात को सोने से पहले सुरक्षित किया था। इससे वह सेबों की टोकरी के पास जाने से और भी अधिक सावधान हो गई। उसने तो बस एक रात पहले ही टोफू बनाने वाले के यहाँ से कुछ सेब तोड़ने की बात कही थी, तो वह इतनी सुबह अचानक सामने आए इन सेबों को खाकर कैसे सहज महसूस कर सकती थी। हालांकि पूरे जुमा टाउन पर नज़र डालने पर ऐसे बढ़िया सेब संभवतः केवल फूमन बिल्डिंग जैसी जगह पर ही मिल सकते हैं। इस विचार के साथ लिन युआन को एहसास हुआ कि सेबों वाली टोकरी थोड़ी परिचित लग रही थी, ये फूमन बिल्डिंग से थी, है ना? हालांकि उसके मन में कुछ संदेह थे, लेकिन वह इतने बढ़िया सेबों को बर्बाद नहीं कर सकती थी। लेकिन सुरक्षा के लिए लिन युआन रसोई में भाग गया, एक रसोई का चाकू उठाया और एक सेब को कई टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने जियाओ लिनशुंग से एक रजत सुई मांगी, जो उसके लिए प्रचुर मात्रा में थी क्योंकि वह लाओ फैन से चिकित्सा सीख रही थी। सुई से सेब का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हुए लिन युआन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि चांदी की सुई काली नहीं हुई। फिर उसने सेब के कटे हुए टुकड़े थोड़ा थोड़ा करके छोटे मेमने को खिलाए। छाया में छिपे एक व्यक्ति ने लिन युआन की हरकतें देखी और वह अपना मुंह हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। वह बदमाश वास्तव में अपने सेबों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था, सेब जो उसने स्वयं फूमन बिल्डिंग के पीछे वाले रसोई घर से सबसे अच्छे और सबसे सुंदर सेबों के रूप में चुने थे। उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? यी ने नाक सिकोड़ी और फिर उसे महान कमांडर के चेहरे पर आए अस्वाभाविक मुस्कान याद आ गई जब उसे उसका मिशन दिया गया था। पूरी सेना और यहाँ तक कि दायोंग राजवंश की सुरक्षा दांव पर होने की सारी बातें, ये सब उसे धोखा देने के लिए एक चाल की तरह लग रहा था। ये सोचना कि वह गुप्त रक्षक दल का उपप्रमुख एक साधारण गांव की लड़की को परछाई से बचाएगा, यदि यह बात बाहर आ गई तो क्या उसके प्रतिद्वंद्वी हंस हंसकर लोटपोट नहीं हो जाएंगे? गुस्से में यी ने ये सब सोचा, फिर भी उसने बिना अनुमति के जाने की हिम्मत नहीं की। इस बात की परवाह न करें कि महान सेनापति के आदेशों की अवहेलना करने के गंभीर परिणाम होंगे, वह दूसरे युवा स्वामी को भी नाराज नहीं कर सकता था। एर्शुवान की भयावह निगाहों और चेतावनियों के बारे में सोचना ही अनगिनत लड़ाइयों के एक भयंकर योद्धा यी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सेना में ये कहावत थी कि छोटे तानाशाह को क्रोधित करने की अपेक्षा महान सेनापति को नाराज करना बेहतर है। ये छोटा तानाशाह निश्चित रूप से जिया परिवार के दूसरे युवा स्वामी को संदर्भित करता था। स्वर्ग और पृथ्वी से निडर उपद्रवियों से निपटने में उनका कौशल अद्भुत रूप से असाधारण था। एक बार एक जिद्दी जबान वाले दुश्मन को जिया परिवार की सेना ने पकड़ लिया और कोई भी उससे कोई जानकारी नहीं ले सका। अंत में ये दूसरा युवा मास्टर था जिसने उससे लोहे को सजाने और दागने के बारे में बात की और उसे डराकर सब कुछ उगलवा दिया। और सोचिए, दूसरे युवा मालिक ने तो उसके खिलाफ उंगली भी नहीं उठाई थी। लिन एर्शुवान के साथ शहर जाने की व्यवस्था करने के बाद लिन युआन ने अपना भोजन जल्दी समाप्त कर लिया और प्रस्थान के लिए तैयार थी। राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस के प्रवेश द्वार पर पहले से ही एक गाड़ी इंतजार कर रही थी।